मीरा की शादी ग्रेजुएशन के बाद ही अर्नव से तय हो जाती है। एक दिन मीरा की सहेली शिल्पा कहती है, अरे मीरा, कर क्या रही है? तेरी शादी? तू तो कितनी छोटी है अभी तो ग्रेजुएशन ही पूरा किया है। कोई काम कर, आगे का कोर्स कर। अरे दिल्ली चलना था ना हम सब ने। देखो, मैं ना तुम लोगों को बताने की सोच ही रही थी, लेकिन बता नहीं पाई। तुम लोग तो जानते ही हो, मेरे पापा दुबई रहते हैं। वो कुछ दिनों के लिए यहाँ आए थे, फिर पता नहीं कितने साल बाद आना हो, तो वो मेरी शादी करके जाना चाहते थे। यार, ये क्या बात हुई? मतलब आए हैं तो शादी कर दे। और वैसे भी तेरे भाई बहन छोटे हैं। माँ के साथ तू ही तो हाथ बटाया करती थी। तेरी शादी के बाद अंकल वापस दुबई और फिर आंटी अकेली। उसका भी ख्याल रखा गया है। अर्नव का घर मेरे घर से बस 4 घर छोड़कर ही तो है। जब मन किया मायके और जब मन किया ससुराल। और मीरा की शादी धूमधाम से अर्नव के साथ हो जाती है। मीरा के घर का दरवाजा अर्नव के घर की खिड़की से साफ दिखता। शादी के बाद सास कहती है, अरे मीरा बेटा, जरा करेला बना ले, आज खाने का मन कर रहा है। मैं अभी बाजार से ले आती हूँ करेले। माँ जी, थोड़ा ना ज्यादा ले आइएगा। वो क्या है ना, मैं माँ को मना कर देती हूँ सब्जी बनाने के लिए, यहीं से बनाकर भेज दूंगी। क्या है ना, पास में है तो थोड़ा आराम मिल जाएगा उनको भी। सास मुंह बनाकर चली जाती है और फिर मीरा लग जाती है सब्जी की तैयारी पर। अरे मीरा, खाना बन गया क्या बहू? भूख लग रही है। कहाँ माँ जी, अभी तो सब्जी चढ़ाई है। वो क्या है ना, करेले ज्यादा थे तो काटने में, छिलने में, तड़का लगाने में काफी वक्त लग गया। अरे तो घर के लिए पहले बना ली थी। अब बहू, तुझे तो पता है कि मुझे भूख लग जाती है। माँ, अब अच्छा थोड़ी ना लगता है कि मैं अपने घर के लिए पहले बना लूं और आपके लिए ना बनाऊं। इस घर की बात कर रही थी मैं। वैसे बहू, अब क्या बोलूं, देख ले। तभी मीरा की माँ आ जाती है, हाथ में एक बड़ा सा बर्तन लिए। अरे बहन जी, पुलाव और रायता बनाया है। मन नहीं कर रहा था अकेले खाने का, तो सोचा आप लोगों के साथ बैठकर खा लूं। लीजिए ना। अरे वाह बहन जी, हमारे घर तो अभी खाना बना भी नहीं है। लाइए लाइए। सास मीरा की माँ के हाथ का पुलाव खाती है और कहती है, चलो, बहू का मायका पास होने का ये तो फायदा है, वरना तो। अरे माँ, क्यों परेशान हो रही थी? मैं बना तो रही थी ना करेले। अरे नहीं नहीं मीरा, माँ को वक्त पर खाना खिलाया करो। नहीं तो बहन जी, आप ही आ जाया करिए। मेरे घर पर भी कोई नहीं रहता, छोटे बच्चे हैं, साथ ही बैठ जाया करेंगे। लेकिन मीरा को ये ठीक नहीं लगता। वो ममता को फोन करती है। मेरी सास के तो मजे हैं, लोगों को एक बहू मिलती है सेवा करने के लिए। मेरी सास को तो बहू की माँ भी मिली है। बड़ी आई ऐठती तो ऐसे है जैसे पूरा मोहल्ला खरीद लिया है। तूने गलती कर दी पास में ससुराल रखकर। अरे लेकिन तुझे बताया तो था ना, माँ का ख्याल कौन रखता। खैर छोड़, कोई आया है, मैं देखती हूँ। मीरा की छोटी बहन उसके घर आती है। बहन मीरा की सास को कहती है, आंटी जी, मैं ये आपके लिए फूलों का गुलदस्ता लाई हूँ। फूलों का गुलदस्ता मीरा बहन के हाथ से छीन लेती है। अरे ये तो मेरे कमरे में ज्यादा अच्छे लगेंगे, बिल्कुल कमरे के रंग के ही हैं ये फूल। पर दीदी, ये तो मैं आंटी जी के लिए। अरे रहने देना बेटा, कैसे आना हुआ? आंटी जी, वो बगीचे में फूल खिले थे तो माँ ने कहा आपके ड्राइंग रूम में सजा जाऊं। अरे बेटा, हमारे भी बरामदे में अमरूद लगे हैं, तोड़ कर ले जाना। वो तो दीदी दे गई है, अभी भी फ्रिज में पड़े हैं। अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी कि तेरी दीदी यही है। खैर। फिर एक दिन मीरा, माँ मेरा खाना आज मायके में है, तो आप अपने लिए कुछ बना लेना। हाँ तो क्या तेरी माँ ने हमें नहीं बुलाया? खाना तो अकेली ही खाती है क्या? अब नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर तभी मीरा का पति आ जाता है। अरे क्या हो गया, आज तो आप लेट हो गए। देखिए, ये सब ठीक नहीं लगता मुझे। ऑफिस से ना सीधा घर आया करिए। देखिए, हालत तो देखिए अपनी कैसी लग रही है।
ऐसा लग रहा है कि किसी से लड़कर आ रहे हैं। चिंता ही नहीं है कि घर पर बीवी है। अरे क्या हो गया बेटा, लेट क्यों हो गया? 2 दिन हो गए तू रोज लेट आ रहा है। माँ क्या बताऊं, बाइक दरवाजे पर लगा ही रहा था कि इसका भाई रोता हुआ आ गया। क्रिकेट खेलने गया था, मोहल्ले के लड़कों से लड़ाई हो गई। अब जीजा जी चलिए बोलने लगा तो जाना पड़ा। आहा, तो क्या हो गया? अरे भाई है मेरा, कोई मदद चाहिए तो क्या नहीं करोगे? हाँ तो कर ही तो रहा हूं, लेकिन कल फिर ऑफिस भी जाना है। थक गया हूं, मैं सोने जा रहा हूं। अरे पर खाना तो खा लो। नहीं यार, हिम्मत नहीं है अब। नींद आ रही है। सास को गुस्सा तो आता है, लेकिन क्या करती। अगले रोज फिर पति घर पर लेट आता है। अरे बेटा अब आज क्या हो गया? वो सासू माँ मिली थी, 20 किलो गेहूं पिसाने भेज दिया था। चक्की में बहुत भीड़ थी तो अरे आटा तो घर का भी खत्म हो रहा है, लेकिन किसी को होश हो तब ना। माँ देखो अब तो मेरी हिम्मत ही नहीं है, मैं चला सोने। अरे लेकिन मैंने खाना लगा दिया है, वो तो खा लो। कल रात भी नहीं खाया था खाना। अरे तेरे मायके वालों से फुर्सत मिले तब तो। तेरे पापा तो चले गए विदेश कमाने, हमारे सर सारी जिम्मेदारी छोड़ गए। मीरा को सास की बात पर बहुत गुस्सा आता है। अरे तो क्या हो गया? कल को हमारी जरूरत पर भी वो लोग साथ खड़े रहेंगे ना। दिखा तो नहीं बहू कि हम लोगों को जरूरत पड़ी हो। जब से तू ब्याह कर आई है हम ही लगे हैं। मीरा और सास की बहस चल रही थी कि मीरा की माँ आ जाती है। बहन जी बताइए बताइए कैसे? कैसे? जी सब अच्छा, आप सुनाइए। अरे मेरा मतलब था कि कैसे आना हुआ, कुछ चाहिए या मीरा को ले जाने आई है? अरे नहीं नहीं बहन जी, वो क्या है ना, ये आटा मैंने ज्यादा पिसवा लिया था। दामाद जी बाइक में रखकर चक्की तक रखाए थे, तो मुझे लगा आप लोगों के घर पर भी खत्म हो रहा होगा। बाकी ये पैसे हैं, मीरा के पापा ने भेजे हैं दामाद जी के लिए कि वो कार ले ले। अरे नहीं नहीं बहन जी, आपकी छोटी बेटी भी है और हम लोगों को पैसों की जरूरत नहीं है। हाँ सासू माँ, मेरे पास पैसे कभी आए तो मैं जरूर कार ले लूंगा। जीते रहो बेटा, आज के समय में जहाँ लोग इतने लालची है, ऐसा परिवार पाकर हम लोग तो धन्य हो गए हैं। पर हमारे कारण आप लोगों को बहुत परेशानी हो रही है ना? सास भी मीरा की बात सुनकर इमोशनल हो जाती है। अरे नहीं नहीं बहन जी, वो क्या है ना, दामाद भी तो बेटा होता है। और हाँ, मीरा पास में है तो आप लोगों के काम आ जाती है। मुझे समझ में आ गया है कि साथ रहकर परिवार और मजबूत होता है, और मुश्किल में अपने ही तो साथ देते हैं। हम खुश हैं कि हमारी बहू का मायका पास में ही है। चल मीरा, चाय बनाकर ले आ। ये कहानी शुरू होती है किरण के घर से। किरण की शादी 2 साल पहले ही हो चुकी थी। अब बारी थी किरण के छोटे भाई की, जिसकी शादी का रिश्ता लेकर आए दिन किरण अपने मायके आती रहती। ये देखो मम्मी, कैसी है ये लड़की, मेरे चाचा ससुर की बेटी है। बहुत अच्छी है बेटा, कितना प्यार करती है तू अपने भाई से। इतने रिश्ते कटने के बाद फिर तू रिश्ता ले आई, कितनी परेशानी हो जाती होगी तुझे। ये तो है मम्मी, मेरी शादी के वक्त भी किरण बड़ी परेशान रहती थी। मेरे वक्त तो 1-2 रिश्ते में ही शादी फाइनल हो गई थी, पर न जाने प्रेम की कुंडली में कौन सा ग्रह बैठा है जो रिश्ता होते होते ही टूट जाता है। वैसे पंडित जी भी कुछ लड़कियों की तस्वीर लेकर आए थे, जिसमें से प्रेम को भी 1-2 लड़कियां पसंद आई है। ये पसंद वसंद ना कुछ नहीं होता मम्मी, आज ये पसंद कल वो पसंद। पसंद से घर संसार नहीं चलता, कुछ होना चाहिए लड़की के पास। खाली हाथ आने वाली नहीं चाहिए मम्मी, मेरा मतलब है उसमें संस्कार तो होने चाहिए। ऊपर से इन सब के परिवारों का कुछ पता ही नहीं है, न जाने किस घराने की होगी, हमारा स्टैंडर्ड मीट कर भी पाएगी या नहीं। मैं अपने प्रेम की लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, इसलिए रिश्तेदारों में शादी करना सही रहता है। देखी परखी रहती है लड़की। ठीक है दीदी, जैसा आपको सही लगे। मैं एक बार मिल लेता हूँ आपके चाचा ससुर की बेटी से। अरे मिलकर क्या करेगा भाई, वैसे भी ना वो बड़ी शर्मिली सी है, किसी से मिलना नहीं चाहती। मैं तो कहती हूँ हमें सीधा प्रेम की सगाई कर देनी चाहिए।
अरे पर इतनी जल्दी कैसे सब कुछ होगा बेटा? मेरे 2 भाई है ना मम्मी, वो कर लेंगे तैयारी। और हाँ, विनीत और प्रेम, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। सगाई में मुझे कुछ बड़ा चाहिए। इस बार मैं कम में नहीं मानने वाली। तुम्हारे जीजा जी को चाहिए स्प्लिट एसी और मुझे सोने के कंगन। कुछ ऐसी थी किरण। मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे से मतलब था, अपने फायदे से मतलब था। इसलिए उसने विनीत की शादी ऐसी लड़की ढूंढकर करवाई जिसके मुंह में बोली ना हो। और सच में सीमा के मुंह में बोली थी भी नहीं। आए दिन किरण अपने मायके आकर बैठ जाती और सारा काम अपनी भाभी से करवाती। इस बार अगर प्रेम की पत्नी गलती से भी समझदार आ जाती तो किरण का अपने मायके में आना दुश्वार हो सकता था। इसीलिए वो प्रेम का रिश्ता अपने रिश्तेदारों में करवाना चाहती थी। और अगले ही दिन प्रिया के परिवार वाले प्रेम को देखने उसके घर आते हैं। किसी खाते में कोई कमी नहीं होनी चाहिए मम्मी, आखिरकार ससुराल की बात है। इस प्रेम की शादी करवाने में मैं तो दोनों तरफ से फंस गई। आप फिक्र मत कीजिए दीदी, मैंने सब कुछ रख दिया है। ये मिठाइयाँ, ये नाश्ता। इतनी हल्की मिठाई, सफेद रसगुल्ले कौन खिलाता है मेहमानों को? भाभी, आप तो मेरे ससुराल में मेरे मायके की इज्जत घटवा कर रहोगे। लड़की वाले ना यही सब तो नोटिस करते हैं। अब मैं समझी, इसी कारण से बेचारे प्रेम का रिश्ता नहीं हो रहा। ये रसगुल्ले हटवाइए और यहाँ पर बर्फी रखिए। समोसे, उफ, आजकल कौन खाता है समोसे? हटवाइए इसे। किसी बेकरी शॉप से पेटिस मंगवा लीजिए। और दोनों परिवार आपस में बातचीत शुरू करते हैं। प्रिया, वैसे तुमसे मैं ज्यादा मिल नहीं पाई हूँ, पर तुम्हारी जितनी भी तारीफ सुनी है बहुत ज्यादा सुनी है। जी, जॉइंट फैमिली का घर है प्रिया। ये मत समझना कि मेरे मायके में तुम शादी करके आ जाओगी और मैं तुम्हें बिल्कुल छूट दे दूंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वो तो मुझे भी पता है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं। आपके बारे में भी बहुत कुछ सुना है मैंने। आप फिक्र मत कीजिए भाभी। जिस तरह आपने ताऊ जी के घर को संवार कर रखा है, वैसे ही मैं भी इस घर को संवार कर रखूंगी। बाप रे, ये तो बोली चाली में बड़ी तेज है। कोई ना कोई दिमाग लगाकर इस रिश्ते को मना करवाना पड़ेगा। मुझे तो लगा था ये सीधी है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इस घर में आ गई तो मेरा इस घर से दाना पानी उठने में वक्त नहीं लगेगा। पर कहते हैं ना, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। इसके पहले कि किरण कुछ कहती, विनोद कहता है, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है ममता जी, अब आप बताइए। एक तो आप मेरी बेटी के रिश्तेदार, तो हमारे भी रिश्तेदार हैं। बच्ची अगर अपने ही घर में आएगी तो उससे अच्छा हो ही क्या सकता है। किरण भी तो यही चाहती है, क्यों किरण? प्रेम की तरफ से भी हाँ है मम्मी, ये तो मैं उसका चेहरा देखकर ही बता सकता हूँ। तो रिश्ता पक्का करते हैं और अभी के अभी नेक कर देते हैं। और इस तरह प्रेम और प्रिया का नेक हो जाता है। नेक के बाद अब रोज प्रिया और प्रेम की फोन पर बातें होने लगती है, जिस पर प्रेम एक दिन उससे कहता है, तुम फिक्र मत करना प्रिया, मैं तुम्हारे घर वालों का ज्यादा खर्च नहीं लगने दूंगा। जो होगा हम डिवाइड कर लेंगे, या उससे ज्यादा भी अगर मैं कर पाऊं तो कोशिश करूंगा। 75-25 कर लेंगे। अच्छा, मैं ना तुम्हें 5 मिनट में फोन करता हूँ, दीदी को कुछ पैसे भेजने हैं। अच्छा, कोई बात हुई है क्या? मैं भेज दूं पैसे? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, दीदी ट्रीटमेंट ले रही है बेबी के होने के लिए, तो एक्सपेंसेस जो उसके होते ना वो मैं ही उठाता हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। जितना सोचा था, भाभी तो उससे भी ज्यादा समझदार निकली। हमारा पूरा खानदान जानता है कि भाभी खुद बच्चा नहीं करना चाहती ताकि उनकी फ्रीडम ना चली जाए, और बच्चे के नाम से ये पैसे ऐंठ लेती है। छी। कुछ दिनों बाद प्रेम और प्रिया की सगाई हो जाती है और आ जाती है शादी की तारीख। लहंगे का शॉपिंग करने प्रिया प्रेम के साथ निकल रही थी कि किरण उन्हें टोकते हुए कहती है, अरे बाबा, तुम दोनों तो सारे पैसे शॉपिंग में खर्च कर दोगे और मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ना बाबा ना, मुझे विश्वास नहीं है, मैं भी साथ चलूंगी। और किरण भी अपने भाई भाभी के साथ शॉपिंग के लिए निकल जाती है और मार्केट के सबसे महंगे दुकान में जाती है। नहीं नहीं भैया, वो नहीं, वो वाली पीस जो मैनिक्विन ने पहनी हुई है। बहुत अच्छा पीस पसंद किया है दीदी आपने। ये हमारे दुकान का सबसे बेस्ट पीस है, एक नंबर माल है। 80,000 का लहंगा है। अरे भैरव, निकाल कर ला जरा। मेरे घर की आखिरी शादी है, अब मेरा भाई इतना तो मुझ पर खर्च कर ही सकता है। क्यों प्रेम, चल दे दे पैसे। 80,000 का बिल देखकर प्रेम का तो दिमाग हिल जाता है, पर प्रिया सब कुछ समझ जाती है। कितने पैसे हैं अकाउंट में अभी? 70,000। 10,000 मैं दे देती हूँ, कोई बात नहीं।
दीदी को लेने दो लहंगा, मैं मम्मी की पुरानी साड़ी पहन लूँगी, क्या फ़र्क पड़ता है। 30-40 साल पुरानी डिज़ाइन की साड़ी आजकल वैसे भी फैशन में है। प्रेम की माली हालत से किरण को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक बार भी ये नहीं सोचती कि उसका भाई कैसे उसके इतने सारे खर्च उठाएगा। वो तो अपना शौक पूरा करती रहती है। और 2 दिन बाद प्रेम से शादी कर प्रिया उसके घर आ जाती है। दरवाजे पर, ऐसे अंदर नहीं आ सकती हो भाभी। क्योंकि अब मैं तुम्हारी भाभी नहीं, तुम मेरी भाभी हो गई हो। तो भाभी जी, इस दहलीज को क्रॉस करने के लिए कम से कम आपको सोने की चेन तो अपनी ननद को देनी ही होगी, है कि नहीं भाइयों? अरे मेरे भाई ने दहेज भी नहीं लिया, शादी का खर्चा भी उठाया। अब इतना तो आप कर ही सकती हो भाभी जी। प्रिया अपने गले से सोने का चेन निकालकर अपनी इकलौती ननद किरण को पहना देती है और अंदर आ जाती है। अब और नहीं दीदी, अब इस घर की बहू बन गई हूं मैं, अब आपकी ये मनमानी चलने नहीं दूंगी। अपने ससुराल आते ही प्रिया अपने ससुराल के सारे कामकाज को संभालने में लग जाती है। शादी की अगली सुबह जहां सब थके हारे सो रहे थे, प्रिया मेहमानों का रिटर्न गिफ्ट पैक करना शुरू कर देती है। अरे तू उठकर सीधा रसोई में आ गई, क्या जरूरत थी अभी रसोई में आने की? हाँ, अभी मेहंदी उतरी कहाँ है तेरी? कम से कम 10-15 दिन तो रुक जा, फिर तो पूरी जिंदगी यही काम करना है। अपने ससुराल को संभाल लिया ना भाभी, इसके बाद आगे मैं जितना चाहूँ आराम कर सकती हूँ, पर अभी सब बिखर जाए तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ देर बाद सब धीरे धीरे अपने कमरों से निकलकर बाहर आने लगते हैं। ये अच्छा किया प्रिया कि तुमने सभी के लिए रिटर्न गिफ्ट पैक कर दिए। आज शाम तक तो सब चले जाएंगे ना मम्मी? आपके लिए सबसे स्पेशल गिफ्ट पैक किया है दीदी। वैसे आपको भेजने का मन तो नहीं है मुझे। भेजना भी क्या, पास ही तो रहती हैं आप, जब चाहे आ सकती है। पर वो क्या है ना दीदी, कल से खराब दिन शुरू हो जाएंगे, और खराब दिन में ससुराल जाना मुझे तो सही नहीं लगता। भगवान ना करे किसी को कुछ हो गया तो। आज तो अच्छा दिन है, आज ही आप नियम करने के लिए अपने ससुराल लौट जाती तो अच्छा होता। जीजा जी तुमसे बड़े खुश होने वाले हैं प्रिया, 1 सेकंड वो नहीं रह सकते किरण के बिना। फिर तो अच्छा है, पैकिंग में हेल्प चाहिए होगी तो बोलिएगा दीदी। और प्रिया किरण को उसके ससुराल भेजने का इंतजाम कर लेती है। पर जाते जाते भी किरण अपनी आदत से मजबूर अपनी बड़ी भाभी से कहती है, ये साड़ी तो बड़ी अच्छी लग रही है भाभी, नहीं? अच्छी लग रही है तो तू ले ले। जाओ सीमा, साड़ी बदल लो और ये साड़ी किरण को दे दो। बेचारी सीमा कमरे में जाती है और साड़ी बदलकर किरण की मांगी हुई साड़ी उसे दे देती है। साड़ी लेकर किरण खुशी खुशी अपने ससुराल लौट जाती है। किरण के जाते ही दोनों बहू एक साथ मिलकर हंसी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। बड़ी हंसी ठहाकों की आवाजें आ रही थी ममता तेरे घर से। बाहर से गुजरते वक्त मेरे कानों में पड़ी तो मैं रुक गई। मानना पड़ेगा, नई बहू खुशहाली लेकर आई है। इसी तरह सीमा और प्रिया साथ में ही रहना हमेशा। कहते हैं जिस घर में देवरानी जिठानी एक होकर रहती है ना, उस घर को कभी कोई नहीं तोड़ सकता। कोई तोड़ भी नहीं पाएगा आंटी जी। प्रिया ये कहती है कि तभी उसे किरण की आवाज सुनाई देती है। कौन तोड़ रहा है घर? किसका घर? तो मेरा टूट रहा है प्रेम, क्या बताऊं। क्या हो गया दीदी? अरे मेरी सास की तबीयत बहुत खराब होती है, इनसे जितना हो रहा है ये कर तो रहा है। तू तो जानता है ना अपने जीजा को, अपना घर बेचकर भी अपनी माँ को बचाने तक की कोशिश कर रहे हैं। ये भाड़े के घर में आ जाएंगे हम, और क्या ही हो जाएगा। पर ये कमाते ही कितना है, कैसे ये सारा खर्च मैनेज करेंगे, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। भैया आप बताइए क्या करें? अरे करना क्या है किरण, तू फिक्र मत कर, हम दोनों तेरे भाई है ना, हम सब संभाल लेंगे। ताई जी की तबीयत खराब है, मुझे मम्मी ने बताया नहीं। मैं अभी फोन करती हूँ घर पर। अरे यही तो दिक्कत है तुम लोगों की, इसीलिए ना मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी। मेरी गलती हो गई भैया जो मैं यहाँ आ गई। आप अच्छी तरह जानती है भाभी कि जो आपका मायका है वो मेरा ससुराल है। मुझे आदत नहीं है यहाँ के वहां करने की। इन्होंने मुझे सख्त मना किया था कि ये बात तुम्हें पता ना चले, ताकि तुम टेंशन में बेकार में ना आ जाओ। दीदी ठीक कह रही है प्रिया, ये तुम्हारा ससुराल है। तुम्हारे घर वाले ही नहीं चाहते होंगे कि तुम मायके की टेंशन के कारण यहाँ अपसेट रहो, इसलिए तुम अपना ये घर संभालो और दीदी को वहां अपना घर संभालने दो। दीदी क्या संभाल जी है वो तो मैं जानती हूँ प्रेम, पर आप दोनों भाई नहीं समझ रहे हो। और इस तरह किरण का ये ड्रामा चलता ही रहता है। आए दिन किसी न किसी बहाने अपने मायके आ जाती और कभी अपने बड़े भाई से तो कभी अपने छोटे भाई से पैसे मांगती। घर पर जो सामान अच्छा लगता वो उठाकर ले जाती। एक सुबह यूं ही किरण अपने मायके आकर
सोफे पर बैठ जाती है और फरमाइशें करना शुरू कर देती है। अपने हाथों का खा खा कर तो मैं बोर हो गई हूँ। बताइए भाभी, क्या बनाया है आपने? बहुत अच्छे समय पर आई है दीदी आप। पोहे बनाए हैं, परोस दूं? सस्ते में निपटाना चाह रही हूँ ना भाभी। यही तो बात होती है ना, 2 दिन ननद अपने मायके के आ जाती है, उसके बाद उनको सूखी रोटियां डालने लग जाते हैं लोग। भाभी का मायका कितना स्ट्रांग है ये तो हम जानते ही हैं। फिर भी मैंने विनीत को समझाया कि नहीं, किसी लड़की का भला हो जाएगा, पर कहते हैं ना, बाप के जाने के बाद भाभियां कब तक आपके मायके को अपना रहने देती है। माँ तो खुद तुम लोगों पर आश्रित है, वो भी क्या बोलेगी, मेरी ही गलती है, मुझे आना नहीं चाहिए था। ऐसा क्यों समझ रही है बेटा, रुक, मैं तेरे लिए कुछ बनाकर ला देती हूँ। तभी विनीत कमरे से बाहर आता है और ये सब सुनकर कहता है, क्या काम रहता है घर में सीमा? तुमसे रसोई नहीं संभल रही तो मुझे बताओ, एक काम वाली रख लूंगा। पर यह क्या बात हुई, किरण को अपने मन का खाना भी नहीं मिल रहा, जिस कारण मम्मी को इस उम्र में रसोई में जाने की सोचनी पड़ रही है। भैया वो बात नहीं है, मैं बना देती हूँ। और भाभी ने कौन सा खाना बनाने से मना किया है? उन्होंने तो बस बताया था कि पोहा है खाने में। मैं क्या आ गई, इस घर में बहस शुरू हो गई। मेरी ही गलती है बाबा, मेरी गलती। तेरे पास नॉइस कैंसलेशन वाला ईयरफोन है ना, वो दे दे विनीत, मैं कान में डालकर बैठ जाती हूँ। ओहो, इनके हेडफोन पर भी नजर थी दीदी की, और आखिर में ले भी लिया। हद है दीदी आप भी। इस तरह अब किरण के कारण आए दिन घर में छोटी मोटी बहस हो जाया कर। एक रोज किरण प्रेम से कहती है, मेरी शादी के वक्त तो तुम लोगों ने कितना खर्च किया था, ये तो जग जाहिर है। अब अच्छा खासा कमाते हो तुम दोनों, मुझे गाड़ी निकलवा दो, मेरा बच्चा होगा, डिलीवरी के वक्त हॉस्पिटल कैसे पहुंचूंगी मैं? ये ऑटो के चक्कर में रही ना तो पता चला रोड में ही डिलीवरी हो गई। अरे दीदी, प्रेम पर तो पहले से ही 2-2 लोन है। हमारी शादी के वक्त उसने लोन लिया था, फिर आपको जो सोने का सेट दिलवाया था ना इन्होंने, उसका लोन भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अब फिर से एक लोन कैसे उठा पाएंगी ये? कोई बात नहीं ना प्रिया, दीदी को अपने होने वाले बच्चे की टेंशन है, पर शायद आपको नहीं है। खुद की कमाई कितनी है आपकी, एक्स्ट्रा पैसा बचता है क्या? नहीं ना। फिर अगर मुझे बच्चा हुआ तो वो क्या खाएगा, हवा? या फिर दीदी उसे रख लेगी? आज पहली बार प्रिया बोली थी। मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहती दीदी, आपका भी एक ससुराल है, आप भी कोई फ्री तो है नहीं, 100 काम होते होंगे आपको। चलिए मैं आपको खाना परोस देती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे निकलना है। मम्मी को डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाना है, भाभी भी मंदिर जाने वाली है, और ये तो ऑफिस चले जाएंगे। खाली घर में आप दीवारों से बातें करेंगी क्या? प्रिया अपना दिमाग लगाना शुरू कर देती है। इस दिन के बाद जब भी किरण फोन करके मायके आने की बात कहती, प्रिया कोई ना कोई बहाना बना देती। मैं घर से निकल गई हूँ प्रिया, बस 2 मिनट में पहुंच रही हूँ। ओहो दीदी, आप आ रही हो? हम सब ना डिज्नीलैंड जा रहे हैं, गाड़ी में तो जगह भी नहीं है। मैं तो खुद इनकी गोदी में बैठकर जाऊंगी। अगर स्पेस होता ना तो मैं जरूर आपको बताती। और इस तरह प्रिया किरण को अपने ससुराल आने से रोकती रहती है। पर कब तक? किरण को तो आदत थी अपने भाइयों को इमोशनल ब्लैकमेल करके उनसे हर बार कुछ न कुछ लेने की। और इस बार जैसे ही किरण बिना फोन किए अपने मायके पहुंचकर फिर प्रेम से कुछ मांगती है, तो प्रिया अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। सिर्फ तुम सामान क्यों बांध रही हो प्रिया? मैं भी सामान बांधूंगी, मुझे भी नहीं रहना यहाँ। अगर आपने जरूरत के नाते या किसी हक से अपने भाइयों से कुछ मांगा होता ना दीदी, तो हमें बुरा नहीं लगता। पर आप प्रेम या हक से नहीं, आप लालच में अपने भाइयों से हर बार कुछ ना कुछ मांगती रही। कितनी बार इनकी जेब में पैसे नहीं होते थे, इन्हें उधार मांगकर आपको पैसे देने पड़ते थे, पर आपको फर्क नहीं पड़ा। ये आपका घर है और ये आपके भाई। आप अपना घर और अपने भाइयों के पास ही रहिए, हम दोनों बहू इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। किरण, तेरी शादी हो गई है, तेरा घर बस चुका है, यह घर मेरी बहुओं का है। अब मेरी बहुओं को जो सही लगेगा वही इस घर में होगा। अगर तुझे इस घर में बेटी के नाते आना है तो आ, पर किसी वसूली करने के लिए आई तो मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। प्रेम देख रहा है ना माँ क्या कह रही है मुझे। माँ का कहना तो हम सबको मानना पड़ता है दीदी, जो उन्होंने कह दिया वही सही। और इस तरह प्रिया अपने ससुराल को अपनी ननद से बचा ही लेती है। मालती देवी अपने बड़े बेटे राजवीर और छोटे बेटे मोहित के संग हंसी खुशी शांति से जीवन जी रही थी। उनके पति का देहांत काफी पहले हो चुका था और उनके गुजर जाने के बाद दोनों बेटे ही
मालती देवी का अच्छे से ध्यान रखते थे। राजबीर और मोहित अलग अलग ऑफिस में काम करते थे और दोनों अपनी नौकरी से बहुत खुश थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर घर में मालती देवी पूरा दिन अकेले रहती थी और अकेले उनका जरा भी मन नहीं लगता था। शाम से ही दरवाजे पर टकटकी लगाए अपने बेटों के आने का इंतजार करती रहती। एक दिन जब मालती देवी घर में अकेले बैठी थी, तभी पड़ोस वाली कमला मौसी उनसे मिलने आती है। अरे कोई है क्या घर में? अरे कौन होगा, मैं ही बुढ़िया बैठी हूँ अकेले। अरे कब तक ऐसे अकेले दिन गुजारोगी? कुछ सोचा है आगे क्या करना है? क्या मतलब? मतलब ये कि बेटों की शादी करनी है या ऐसे ही बुढ़ापा निकालना है? अरे मैं बुढ़िया कहाँ लड़की ढूंढूं? तेरी नजर में कोई है तो तू ही बता दे। नजर में तो है और इसीलिए तो मैं आई हूँ। ये देख फोटो, इसका नाम है गौरी। बड़ी ही अच्छी लड़की है, घरेलू है और खूब कामकाजी। तू कहे तो तेरे राजबीर की बात चलाऊं? लड़की तो वाकई में बड़ी सुंदर है। एक बार मैं राजबीर को ये फोटो दिखा दूंगी, फिर तुझे कल बताती हूँ। हाँ हाँ कोई ना, आराम से दिखा देना और मुझे कल बता देना। रात को जब राजबीर और मोहित घर आते हैं तो खाना खाने के बाद मालती देवी गौरी की फोटो राजबीर को दिखाती है और उससे शादी की बात करती है। देख बेटा, लड़की तो बहुत अच्छी है। कमला मौसी ने रिश्ता बताया है तो वह ऐसा वैसा रिश्ता तो कभी बताएगी नहीं। माँ आप देख लो ना, जैसा आपको ठीक लगे। अरे लड़की तो सुंदर है माँ, अब जल्दी से भैया की शादी करवाओ, तभी तो मेरा नंबर लगेगा। अच्छा, तुझे बड़ी जल्दी है शादी की, तो तू ही क्यों नहीं कर लेता? अरे भैया इतनी भी जल्दी नहीं मुझे, पहले आप करो फिर आपके बाद मैं भी कर लूंगा, है ना माँ? हाँ हाँ, और क्या। तेरी शादी के बाद मैं ज्यादा टाइम नहीं रुकूंगी और जल्दी तेरी भी शादी करवा दूंगी। कुछ समय बाद राजबीर की शादी गौरी से हो जाती है। गौरी सच में बड़ी ही सुंदर और कामकाजी होती है। वो शादी के बाद अकेले पूरा घर संभाल लेती है। गौरी के मायके में उनके घर के सामने एक खूब बड़ा पार्क होता है, पर ससुराल में चारों तरफ मकान ही मकान होते हैं। एक दिन गौरी बालकनी में राजबीर के साथ खड़ी बातें कर रही थी। तुम्हारा मन यहाँ लग तो गया ना? हाँ मन तो लग गया, बस यहाँ ना बिल्कुल हरियाली नहीं है, मैं वही मिस करती हूँ बात। ओहो, पर इसका तो हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है। अब तो लगता है गार्डन वाला घर लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, यही ठीक है। राजबीर को ये बात खटकती रहती है कि उसकी बीवी की वो एक इच्छा पूरी नहीं कर सकता। अगले दिन जब राजबीर ऑफिस से घर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक पेड़ पौधे बेचने वाला दिखता है। उसे देखकर राजबीर को गौरी का ख्याल आता है। अरे क्यों ना मैं ये सुंदर सुंदर फूल वाले पौधे ही खरीद लूं, गौरी बड़ी खुश हो जाएगी। राजबीर 2-3 पौधे खरीद लेता है और घर ले जाता है। जब गौरी दरवाजा खोलती है तो फूल वाले पौधे देखकर चौंक भी जाती है और खुश भी होती है। अरे ये क्या? आज मैंने बहुत सोचा और फिर मुझे एक पौधे वाला दिख गया और मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर हम गार्डन या घर नहीं खरीद सकते तो क्या हुआ, हम अपनी बालकनी में गार्डन तो बना ही सकते हैं ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं कल ही बालकनी में पड़ा बेकार का सामान हटा देती हूँ और वहाँ सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाऊंगी। बस फिर अगले दिन राजबीर और मोहित के ऑफिस जाने के बाद गौरी घर का सारा काम खत्म करके बालकनी को अच्छे से साफ कर देती है। उसके बाद इतने सारे गमले वहाँ लगा देती है कि बालकनी पूरा बगीचा बन जाती है। वो उसमें फूल, सब्जी और बड़े ही सुंदर पौधे लगाती है। गौरी को अपना बगीचा इतना अच्छा लगता है कि वो अक्सर अपना वक्त वहीं बिताती। वो बगीचे का अच्छे से ध्यान भी रखती है। एक दिन गौरी अपनी सास के साथ उस बगीचे में खड़ी बातें कर रही थी। बगीचा तो तूने खूब सजाया है, कितने सुंदर सुंदर फूल लग रहे हैं और इसमें तो टमाटर भी आ गए। वो देखो माँ जी, बैंगन, धनिया और भिंडी भी लग रहा है। और आप ये देख रही हो ना, इसमें अब छोटे छोटे संतरे लगने वाले हैं। अरे वाह, तूने तो यहाँ बहुत कुछ लगा दिया। बढ़िया है, बढ़िया। कभी कभी मैं सोचती हूँ बस जैसी तू है ना वैसी ही मेरे मोहित के लिए भी कोई लड़की मिल जाए, फिर तुम दोनों मिलकर घर संभालो और मैं बेफिक्र हो जाऊं। अरे तो कमला मौसी को ही बोलो ना, उन्होंने ही तो हमारी शादी करवाई थी। वो मोहित भैया के लिए जरूर कोई बढ़िया रिश्ता बता देंगी। हाँ, ये तूने अच्छा याद दिलाया, मैं कल ही उससे बात करती हूँ। अगले ही दिन मालती देवी कमला के पास जाती है और मोहित की शादी की बात करती है। कमला मौसी रोहित के लिए 2-3 रिश्ते बताती है, जिसमें से एक लड़की सबको बहुत पसंद आती है। जल्दी उनके रिश्ते की बात चलती है
और फिर कुछ ही समय बाद उनकी शादी भी हो जाती है। मोहित की पत्नी नीरू कुछ ही दिनों में घर में घुल मिल जाती है। मालती देवी की अब दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी और सब सुख शांति से चल रहा था। एक दिन नीरू बालकनी में खड़ी थी क्योंकि उसका कोई पार्सल आने वाला था। वो नीचे झांकने की कोशिश करती है पर पेड़ पौधों की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये क्या मुसीबत है, घर को बगीचा बना दिया है। ये कोई जगह है क्या इतने पेड़ पौधे लगाने की? अब कोई नीचे दिखाई भी नहीं दे रहा। लगता है नीचे ही जाकर देखना पड़ेगा। नीरू को नीचे जाना पड़ता है। नीचे से वो जब पार्सल लेकर आती है तो आते ही गौरी को कहती है, अरे भाभी, आपने ये इतने सारे पेड़ पौधे घर में क्यों लगा रखे हैं? अरे वो मुझे ना पेड़ पौधे और हरियाली बहुत पसंद है। हाँ तो आप पार्क जाया करो ना, घर को पार्क बनाने की क्या जरूरत है? मेरे पेड़ पौधे से तुम्हें क्या दिक्कत है नीरू? दिक्कत तो होगी ना भाभी, ऊपर से झांको तो नीचे कोई दिखता ही नहीं। मुझे पार्सल के लिए नीचे जाना पड़ा और इतनी देर इंतजार भी करना पड़ा। अरे तो एड्रेस समझा देती ना, वो ऊपर आकर दे जाता। उससे एड्रेस मिल नहीं रहा था, तभी तो जाना पड़ा। और बस बात इतनी सी नहीं है, और भी दिक्कत है। आप ये पेड़ पौधे यहाँ से हटा दो। अरे क्या दिक्कत है? आज तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुई। मेरा एक ही शौक है और मुझे अपने बगीचे से बहुत प्यार है। मैं यहाँ से एक गमला भी नहीं हटाऊंगी। इतना कहकर गौरी वहां से चली जाती है। नीरू को बड़ा ही गुस्सा आता है। ऐसे कैसे नहीं हटाओगे गमले? हटाने तो पड़ेंगे ही। अगले दिन नीरू अपनी सास के साथ बैठी थी और उनसे बातें कर रही थी। माँ जी, मेरे कमरे में इतना ज्यादा सामान हो गया है कि कमरा बिल्कुल खचाखच भर गया है। अरे तो जो किसी काम का नहीं है उसे बाहर निकाल दे। ठीक है माँ जी, मैं कल ही निकालती हूँ। अब नीरू अगले ही दिन अपने कमरे की सफाई में लग जाती है और सारा फालतू सामान बाहर निकाल देती है। उसमें कुछ फालतू कपड़ों की पोटली, एक स्टूल, एक अलमारी और 2-4 और भी सामान थे। नीरू वो सब सामान बालकनी में ले जाकर रख देती है। थोड़ी देर बाद जब गौरी पौधों को पानी देने आती है तो वहां पड़े फालतू सामान को देखकर बड़ी गुस्सा होती है। माँ जी, ये सब फालतू का सामान यहाँ किसने रखा है? अरे वो नीरू बहू ने आज अपने कमरे की सफाई की है ना, बोल रही थी बहुत सारा फालतू सामान पड़ा है, उसी ने रखा है ये सब। अच्छा, तो ये फालतू है ना? हाँ हाँ, सब बेकार का फालतू सामान ही तो है। गौरी उसी वक्त एक कबाड़ी को घर लेकर आती है और वो सारा सामान उसे बेच देती है। थोड़ी देर बाद जब नीरू बालकनी में आती है तो अपना सामान वहां ना पाकर सीधा जेठानी के पास जाती है। मेरा कुछ सामान बालकनी में रखा था, कहाँ है वो सब? अरे वो तो सब बेकार था ना, तो मैंने कबाड़ी को बेच दिया। क्या? आपने मेरा सामान मुझसे बिना पूछे कबाड़ी को बेच दिया? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अरे माँ जी ने तो बताया कि वो फालतू सामान है, इसलिए तुमने बाहर निकाल कर रख दिया है। अब उस सामान की वजह से मेरे पेड़ पौधे खराब हो रहे थे, तो मैंने सोचा इसे मैं ही बेच देती हूँ। ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया भाभी, अपने फालतू के पेड़ पौधों के लिए मेरा सामान कबाड़ी को बेच दिया। नीरू गुस्से में वहां से चली जाती है। अब उसके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि वो इस बात का बदला कैसे ले। काफी सोचने के बाद नीरू के दिमाग में एक आइडिया आता है। अगले दिन जब गौरी मंदिर जाती है तो पीछे से नीरू बालकनी से सारे गमले गायब कर देती है और बालकनी को एकदम खाली कर देती है। कितनी सुंदर लग रही है बालकनी। पता नहीं घर को जंगल बनाकर रखा हुआ था। अरे बालकनी तो ऐसी होनी चाहिए, खाली और साफ सुथरी। नीरू बालकनी में कपड़ों का स्टैंड रख देती है और अपने सारे कपड़े धोकर उस पर सुखा देती है। जब गौरी मंदिर से घर वापस आती है तो अपने सारे गमले गायब देखकर गुस्से में लाल हो जाती है। नीरू, नीरू कहाँ हो तुम? इधर आओ। क्या हुआ भाभी? मैं घर में ही हूँ, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? सच सच बताओ, तुमने मेरे सारे गमले कहाँ गायब कर दिए? अरे वो तो मैंने फ्री में लोगों को बांट दिए। लोगों को बांट दिए? मेरे लगाए पेड़ पौधे लोगों को बांट दिए? एक एक पौधे से मुझे कितना लगाव था, कुछ अंदाजा भी है तुमको? कितनी मेहनत से अपना बगीचा मैंने बनाया था, क्यों किया तुमने ऐसा? अरे भाभी, पेड़ पौधे ही तो थे, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे कोई बच्चे हो। आपने पूरे घर को जंगल बना रखा था, देखो अब कितना साफ और सुंदर लग रहा है। और देखो अब हम यहीं अपने कपड़े सुखा भी सकते हैं, छत पर जाने की जरूरत नहीं है कपड़े सुखाने के लिए। नीरू को ऐसे खुश देख गौरी को और ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी सास को बुलाती है और सारी बात बताती है। अरे ये तो गलत बात है नीरू की, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको नीरू। माँ जी देखिए ना, भाभी ने खड़े होने तक की जगह नहीं छोड़ी थी बालकनी में, अब देखिए तो कितनी साफ सुथरी लग रही है।
पहले कभी तो पत्ते उड़कर घर में आ जाते थे, तो कभी बारिश की वजह से पूरा घर मिट्टी मिट्टी हो जाता था। हाँ ये भी है, पर माँ जी आपको पता है ना, वो बगीचा मैंने खुद बनाया था और मुझे वो बहुत प्यारा था। प्यारा क्या होता है? उसका कोई इस्तेमाल भी तो हो। अब देखो बालकनी का सही इस्तेमाल हो रहा है। नहीं नीरू, कुछ सही नहीं है, ये अच्छा नहीं किया तुमने। अरे भाभी ठीक है, आप मुझसे पहले से इस घर में हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये घर बस आपका है और जो आपकी मर्जी आप करेंगी। ये मेरा भी घर है और ये बालकनी मेरी भी है, इसलिए मेरा जो मन करेगा मैं भी तो करूंगी। अरे चुप करो दोनों, क्या बच्चों की तरह एक बालकनी के लिए लड़ रही हो? इस लड़ाई को अब तुम आपस में अकेले ही सुलटा लो, समझी? अब मुझे कोई बालकनी के पीछे झगड़ते हुए ना मिले। नीरू बड़ी खुश होती है कि जो उसने चाहा बिल्कुल वैसा ही हो गया, पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसकी जेठानी के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है। गौरी पूरा दिन अपने पौधों को याद करती रहती, उसे उनसे अपने बच्चों की तरह लगाव था और वो पूरा दिन दुखी रहती है। उसे जितना दुख होता है उतना ही नीरू पर गुस्सा भी आ रहा होता है। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाली, इसने मेरा पूरा बगीचा उजाड़ दिया, मैं इसका बदला तो जरूर लूंगी, पर मैं ऐसा क्या करूं कि इसको भी वैसी ही तकलीफ हो जैसे मुझे हो रही है। गौरी बालकनी में जाकर अपने पौधों को याद करने लगती है। वहां स्टैंड पर उसे नीरू के कपड़े सूख रहे दिखते हैं। कपड़ों को देखकर गौरी को और गुस्सा चढ़ता है। मेरे पौधों को फेंक कर कैसे अपने कपड़े सुखा रही है। एक काम करती हूँ, इसके सारे कपड़े नीचे गली में फेंक देती हूँ। बड़ा शौक है ना महंगे महंगे कपड़े पहनने का, सारे शौक भूल जाएगी। गौरी इधर उधर देखती है, उसे कोई देख तो नहीं रहा, और फटाफट नीरू के सारे सुंदर सुंदर और महंगे कपड़े कीचड़ वाली गली में फेंक देती है। कपड़े फेंकने के बाद वो बड़ा ही खुश होती है, जैसे उसके मन को अब जाकर तसल्ली मिली हो। वो जल्दी से वहां से गायब हो जाती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। अब शाम को जब नीरू अपने सूखे हुए कपड़े स्टैंड से उतारने आती है तो उसे वहां अपने कपड़े नहीं दिखते। वो अपनी सास के पास जाकर पूछती है, माँ जी क्या आपने स्टैंड से मेरे कपड़े उतार कर रखे हैं? नहीं तो मैं क्यों उतारूंगी, देख कहीं बड़ी बहू ने रख दिए होंगे। वो और मेरा काम करे, हो ही नहीं सकता। हाँ वो मेरा काम बिगाड़ जरूर सकती है। नीरू पूरे घर में अपने कपड़े ढूंढती है पर उसे अपने कपड़े कहीं भी नहीं मिलते। वो गौरी से भी जाकर पूछती है पर गौरी भी उसे ठीक से जवाब नहीं देती। बेचारी नीरू अपने कपड़े खोने का दुख मना ही रही थी कि तभी मोहित ऑफिस से घर आता है और उसके हाथ में कीचड़ से सने कपड़े देखकर नीरू वहीं चौंक कर खड़ी हो जाती है। हाय ये तो मेरे कपड़े हैं। ये नीचे कीचड़ में पड़े थे, मैंने देखा तो मैं ऊपर ले आया। कैसे कपड़े सुखाती हो तुम जो सारे कपड़े नीचे पहुंच गए? अरे मैंने तो अच्छे से चिमटी लगाकर सुखाए थे, ये ऐसे कैसे नीचे पहुंच गए? क्या पता तेज हवा चली हो और ये उड़ गए हो। उड़ नहीं गए, उड़ाए गए हैं। आपने फेंके हैं ना ये मेरे कपड़े नीचे कीचड़ में। मेरे इतने महंगे महंगे कपड़े सब बर्बाद हो गए। कितने मन से खरीदे थे इतने महंगे कपड़े। मुझे एक एक कपड़े से कितना प्यार था, पता भी है आपको? हाँ, जैसे मैंने एक एक पौधा मन से लगाया था, बिल्कुल वैसे ही ना। जैसे मुझे एक एक पौधा इतना प्यारा था, बिल्कुल वैसे ही ना। बोलो नीरू, बिल्कुल वैसे ही ना। मतलब आपने ही फेंके मेरे कपड़े? आप इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? खुद के साथ ऐसा हुआ तो कैसे गुस्सा आ रहा है, और जब मेरे साथ किया तो कैसे मुस्कुरा रही थी। तुमने मेरा एक भी पौधा बालकनी में नहीं रहने दिया। याद रखना, अब मैं भी तुम्हारी एक भी चीज वहां नहीं रहने दूंगी, जो भी दिखा नीचे फेंक दूंगी। देखिए माँ जी कैसे आपके सामने धमकी दे रही है मुझे। हे भगवान, मैं तो तुम्हारे इस रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो गई हूँ। कल ही बोला था कि मुझे इस बात पर कोई झगड़ा ना मिले, पर तुम दोनों सुनती नहीं। एक दिन था, इस घर में इतनी सुख शांति थी, और अब तो एक पल की शांति के लिए तरस रही हूं मैं। तो बताओ माँ जी, मैं कहाँ गलत हूं? क्या आपको कभी मेरे बगीचे से दिक्कत हुई? नहीं ना। बल्कि आपको तो मेरा बगीचा कितना पसंद था, पर इसके आने के बाद से सारी दिक्कत शुरू हो गई। माँ जी एक बात बताओ कि पूरी बालकनी में पेड़ पौधे लगा रखे, कोई नीचे झांक भी नहीं सकता। जरा सी तेज हवा चले तो घर में सारे पत्ते उड़ाते हैं, बारिश आ जाए तो सब किचकिच हो जाता है। न कपड़े सुखाने की जगह है, न कुछ फालतू सामान रखने की। बताओ मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? तो क्या मैं गलत हूं माँ जी? बताओ तो माँ जी। अरे चुप हो जाओ दोनों, एक शब्द मत बोलना। तुम दोनों ही सही हो, पर तुमने जो एक दूसरे के साथ किया वो बहुत गलत है।
अब मैं ही इसका फैसला करूंगी कि इस बालकनी में बगीचा बनेगा या कपड़े सूखेंगे। अब तुम दोनों जाओ और मुझे सोचने दो कि मुझे क्या करना है। गौरी और नीरू अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। दोनों बस यही सोच रही होती हैं कि आखिर बालकनी किसको मिलेगी। गौरी सोचती है कि बालकनी में बगीचा बनेगा और नीरू सोचती है कि वो बालकनी को अपने हिसाब से रखेगी। इधर ये दोनों अपना अपना सोच रही होती हैं। उधर उनकी सास को एक ऐसा फैसला लेना होता है जिसमें वो दोनों के साथ न्याय कर सके। काफी सोच विचार के बाद वो फैसला लेती हैं और दोनों बहुओं को बाहर बुलाती है। गौरी, नीरू, दोनों बालकनी में आओ। जी माँ जी। जी माँ जी। मैंने फैसला ले लिया है कि इस बालकनी का क्या करना है। अब जो मेरा फैसला है वही आखिरी फैसला है। इसे चुपचाप तुम दोनों को मानना होगा। जी माँ जी। बालकनी का ये वाला आधा हिस्सा तुम्हारा है गौरी बहू। तुम इसमें पेड़ पौधे लगाओ, सब्जियां लगाओ, जो तुम्हारा मन करे वो लगाओ। और ये वाला आधा हिस्सा तुम्हारा है नीरू बहू। अब तुम इसमें अपने कपड़े सुखाओ या सामान रखो या फिर खाली रखो, वो तुम्हारी इच्छा। मैंने इसीलिए इसमें बीचों बीच ये रस्सी बांध दी है ताकि तुम दोनों अपने अपने हिस्से में रहो और कोई लड़ाई ना हो। समझ गए दोनों या नहीं? जी माँ जी। जी माँ जी। अब आधे हिस्से में गौरी अपना वापस से बगीचा तैयार करती है और आधे हिस्से को नीरू एकदम साफ सुथरा करके खाली रखती है। एक दिन दोनों अपने अपने हिस्से में खड़ी थी। कितना सुंदर है मेरा बगीचा। मेरी बालकनी कितनी साफ सुथरी है, पर तुम ये अपने बगीचे के पत्ते जरा अपनी साइड रखो ना। अरे पत्ते हैं, उड़ गए होंगे। अब क्या हवा भी मेरी मर्जी से चलेगी? तो मेरी पूरी बालकनी में से आधी हड़प कर गई और अब भी शांति नहीं है। हाँ, अब तो जैसे ये दहेज में लेकर आई थी ना। दोनों देवरानी जिठानी फिर से झगड़ने लगती है और ये देखकर मालती देवी अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, इनका कुछ नहीं हो सकता।